नमस्कार। आज हम उन विशाल और शक्तिशाली मशीनों के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो हमारे शहरों को, हमारे घरों को, सब कुछ रोशन रखती हैं। चलिए, ग्रिड के धड़कते हुए दिल को समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया पावर प्लांट बनकर तैयार है और उसे ग्रिड से जोड़ना है। अब ये काम इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक छोटी सी गलती और पता है क्या होगा? लाखों लोग अंधेरे में डूब सकते हैं। तो सवाल ये है कि वो इससे इतनी सटीकता से कैसे करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। इसका जवाब एक ही मशीन में छिपा है, एक वाकई कमाल की मशीन, ऑल्टरनेटर। सच कहूं तो ये हमारे पावर ग्रिड का असली गुमनाम हीरो है। यही वो मशीन है जो असल में बिजली पैदा करती है। लेकिन हर हीरो की तरह इसकी भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं। तो देखिए, पहली और सबसे बड़ी चुनौती है वोल्टेज का गिरना, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। इसे ऐसे समझिए, जब हम एक साथ कई भारी उपकरण, मान लीजिए एसी, हीटर, सब एक साथ चालू कर देते हैं तो ऑल्टरनेटर पे जबरदस्त दबाव पड़ता है और इस दबाव के कारण उसकी वोल्टेज की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? असल में इस वोल्टेज ड्रॉप के पीछे तीन मुख्य इलेक्ट्रिकल विलेन छिपे हैं और मजे की बात यह है कि ये ऑल्टरनेटर के अंदर ही मौजूद होते हैं। चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। तो पहला विलेन सबसे सीधा साधा है आर्मेचर रेजिस्टेंस, या जिसे हम कहते हैं आरए। देखिए, बहुत आसान है। बिजली जिन तांबे के तारों से होकर गुजरती है, जिन्हें हम वाइंडिंग्स कहते हैं, वो तार खुद ही थोड़ी सी बिजली को रोकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पाइप पानी के बहाव को हल्का सा धीमा कर देता है। ये एक नेचुरल रुकावट है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे विलेन पर और ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। इसका नाम है लीकेज रिएक्टेंस, यानी XL। अब इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक पंखे से किसी चीज पर हवा फेंक रहे हैं, लेकिन कुछ हवा किनारों से निकलकर बर्बाद हो रही है ना? ठीक उसी तरह ऑल्टरनेटर का सारा मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स काम में नहीं आता, कुछ लीक हो जाता है और यही बर्बादी वोल्टेज में और गिरावट लाती है। और अब बारी है तीसरे और सबसे दिलचस्प विलन की, आर्मेचर रिएक्शन, यानी आर्मेचर रिएक्शन। यहां पता है क्या होता है? एक तरह की रस्साकशी होती है। जो बिजली हम ऑल्टरनेटर से खींच रहे हैं ना, वो खुद अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है और ये नया क्षेत्र जनरेटर के मेन चुंबकीय क्षेत्र के खिलाफ काम करता है, उसका विरोध करता है और इसका नतीजा वोल्टेज में एक और बड़ी गिरावट। अब यहां एक और मजेदार बात है। ये वोल्टेज की गिरावट कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का लोड, मतलब किस तरह के उपकरण जोड़ रहे हैं, और इसे हम मापते हैं पावर फैक्टर से। उदाहरण के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो मोटरें चलती हैं, वो लैगिंग पावर फैक्टर लोड होती हैं और ये वोल्टेज को सबसे ज्यादा नीचे खींचती हैं। दूसरी तरफ हमारे घरों के हीटर जैसे उपकरण यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करते हैं और वोल्टेज पर बहुत कम असर डालते हैं। और तो और कुछ खास उपकरण लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करके वोल्टेज को असल में बढ़ा भी सकते हैं। कमाल है ना? तो ये तो हुई एक ऑल्टरनेटर की बात। लेकिन देखिए, एक अकेला ऑल्टरनेटर तो पूरे शहर को बिजली नहीं दे सकता। इसके लिए हमें कई ऑल्टरनेटर्स को एक साथ एक टीम की तरह जोड़ना पड़ता है। लेकिन इन विशाल मशीनों को एक साथ जोड़ना ये एक बहुत ही नाजुक और सच कहूं तो खतरनाक काम है। दो विशाल जनरेटरों को एक दूसरे से जोड़ने से पहले ये तीन शर्तें हैं जिनका हर हाल में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पालन करना होता है। ये किसी नाजुक डांस की तरह है। आने वाले जनरेटर का वोल्टेज, उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज का क्रम, सब कुछ ग्रिड से एकदम मिलना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। हम करोड़ों के उपकरण के नुकसान और पूरे शहर के अंधेरे में डूब जाने की बात कर रहे हैं। तो इंजीनियर्स ये कमाल की सटीकता हासिल कैसे करते हैं? यहाँ एक बहुत ही क्लासिक लेकिन आज भी इस्तेमाल होने वाली असरदार टेक्निक है, जिसे कहते हैं डार्क लैंप मेथड। डार्क लैंप मेथड, इसमें वो बस 3 बल्बों को देखते हैं जो नए ऑल्टरनेटर और ग्रिड के बीच लगे होते हैं। जब तीनों बल्ब एक साथ एक ही लय में पूरी तरह से बुझ जाते हैं, वो एक जादुई पल होता है। ये इस बात का संकेत है कि सब कुछ परफेक्ट सिंक में है और अब स्विच को सुरक्षित रूप से चालू किया जा सकता है। चलिए अब एक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए, जो पुराने या पारंपरिक ऑल्टरनेटर होते हैं, उनमें ब्रश और स्लिप रिंग्स नाम के पुर्जे होते हैं। इनका काम होता है घूमने वाले हिस्से यानी रोटर तक बिजली पहुंचाना। अब दिक्कत यह है कि ये पुर्जे लगातार एक दूसरे से रगड़ खाते रहते हैं, जिससे वो घिस जाते हैं और उन्हें बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसका समाधान क्या है? एक बहुत ही शानदार और सरल डिजाइन, ब्रशलेस ऑल्टरनेटर,
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उन घिसने वाले ब्रश और स्लिप रिंग्स को सीन से पूरी तरह हटा देता है। और ये कैसे होता है? बहुत ही चतुराई से एक ही शाफ्ट पर 2 ऑल्टरनेटर लगाकर। ये काम कैसे करता है, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक छोटा ऑल्टरनेटर होता है जिसे हम एक्साइटर कहते हैं। वो एसी बिजली बनाता है। फिर उसी घूमने वाले शाफ्ट पर एक और चतुर डिवाइस लगा होता है जिसे रेक्टिफायर कहते हैं, जो इस एसी को डीसी बिजली में बदल देता है। और फिर यही डीसी बिजली मेन ऑल्टरनेटर के घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड को पावर देती है। और ये सब कुछ होता है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट या ब्रश के। ये सच में एक जीनियस सॉल्यूशन है। तो इस एक इनोवेशन का नतीजा क्या है? बहुत ज्यादा विश्वसनीयता और बहुत कम मेंटेनेंस। अब जरा पावर स्टेशंस के बारे में सोचिए, जहां मशीनों को सालों साल 2400 घंटे बिना रुके चलना होता है। उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। ओके, तो अभी तक हम ऑल्टरनेटर से बिजली ले रहे थे, मतलब उसे एक जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब सोचिए, क्या होगा अगर हम इसका उल्टा करें? क्या होगा अगर हम इसमें बिजली डालें? जैसे ही हम ऐसा करते हैं, ये मशीन बिजली पैदा करने के बजाय बिजली का इस्तेमाल करने लगती है और एक सिंक्रोनस मोटर में बदल जाती है। और इसकी सबसे हैरान कर देने वाली खासियत ये है कि ये एक पूरी तरह से स्थिर, एकदम सटीक और कभी न बदलने वाली स्पीड से घूमती है, चाहे उस पर कितना भी लोड क्यों न डाल दिया जाए। आइए इसकी तुलना हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली आम इंडक्शन मोटर से करते हैं। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड, जैसा हमने कहा, हमेशा फिक्स रहती है, जबकि इंडक्शन मोटर पर जैसे ही लोड बढ़ता है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सिंक्रोनस मोटर ग्रिड के पावर फैक्टर को सुधारने में भी मदद कर सकती है, जो इसे कुछ बहुत ही स्पेशल कामों के लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती बना देता है। लोड चाहे कितना भी हो, एक चट्टान की तरह अपनी स्पीड पर कायम रहने की ये अनोखी क्षमता, ये इसे उन जगहों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है जहां सटीकता ही सब कुछ है, जैसे कि रोबोटिक्स में, टेक्सटाइल मिलों में या फिर हाई प्रिसीजन मशीनरी में। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, इस अविश्वसनीय सटीकता का इस्तेमाल और कहां-कहां हमारी दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।